प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने मानव जनन के अंतर्गत पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, निषेचन तथा भ्रूण अंतरोपण के बारे में जाना। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छेदित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलित होकर गर्भाशयी गुहा जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील वाहिनियां भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक पीतक कोश सहित नाभि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषक की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अविष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु प्लग, जिसे ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोन जैसे मानव जनायु गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, मानव अपरा लैक्टोजन यानी HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता के उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह यानी कि भ्रूण बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर और अंतस्त्वचा नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा के बीच जल्द ही मध्य जन स्तर यानी कि मेसोडर्म प्रकट हो जाता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों यानी अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि इस अंतस्तर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं या स्टेम सेल कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित हो जाती हैं। 12वें सप्ताह यानी कि पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगाना सामान्यतः देखा जाता है। 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि प्रसव कैसे होता है तथा प्रसव के बाद में माँ के शरीर में दूध कैसे बनता है। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह की होती है, जिसे गर्भावती यानी जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्व विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्सेपन प्रतिवर्त कहा जाता है। यह मातृप्रयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं।
गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है, जिससे शिशु मां के गर्भ से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं। यह मां को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति करने में मदद करता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधन क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने मानव जनन की संपूर्ण जानकारी ले ली है, तो अब हम आशा करते हैं कि हम मानव जनन की इस संरचना और इससे जुड़ी क्रियाओं के बारे में उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद।